हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब चैनल SKI। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो थी उससे आगे की बात करते हैं। आज हम जो डील करेंगे दैट इज़ चार्टर एक्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमने द कंपनी एक्ट के बारे में बात की थी, द कंपनी रूल के बारे में बात की थी, और उसका टाइम पीरियड रहता है 1773 से लेके आपका 1858। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ 1858 के बाद से क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले 1773 से लेके ये जो पूरा कंपनी रूल है इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहले 1773 से लेके 1786 इसके अंदर हम रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड पिट्स इंडिया एक्ट, एंड देन एक और एक्ट 1786 का पढ़ चुके हैं। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने ये नहीं देखा है वो इससे पहले वाला वीडियो जाके रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आज इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे कंपनी रूल का। ये था पार्ट 1, ओके, पार्ट 1, और ये है कंपनी रूल का पार्ट 2। देखिए ज़रा पार्ट 2 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डील करने वाले हैं। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सारे चार्टर एक्ट्स जो हैं हम उन्हीं को डील करेंगे। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा सेंट्रलाइजेशन की तरफ फाइनल स्टेप था, कौन सा चार्टर एक्ट था जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ आपके फाइनल स्टेप की तरह बिहेव करता है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम इनको डील करते हैं। सबसे पहला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी जो कि हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको पहले एडवाइस करूंगी आप एक बार लास्ट क्लास देख लीजिए ताकि ये कॉन्टिन्यूएशन में आपको समझ आए। लास्ट क्लास तक हमने ये बोला था कि जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो कि गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने एक पावर मांगी थी कि मुझे कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर अपनी जो काउंसिल है उसका ओवरराइड करने का पावर चाहिए, कि कुछ कुछ कंडीशंस में मैं उनकी बात ना मानूं तब भी चल जाएगा। तो ये जो पावर कॉर्नवालिस को दी गई थी, अब ये पावर जो है सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को दी जाएगी। ये किसके अंदर बोला गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर। ओवरराइडिंग पावर जो है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी एक बार के लिए, अब वो जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगे एंड गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के, उन तक हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके बाद में गवर्नर जनरल जो होगा उसको ज़्यादा पावर एंड कंट्रोल दिया गया बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर। देखिए ज़रा, इनको पहले ही हमने सबऑर्डिनेट बनाया था। लास्ट क्लास के अंदर हम इनको सबऑर्डिनेट बना चुके थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा उससे सबऑर्डिनेट रहेंगे। अब इनको इनके ऊपर ज्यादा पावर और कंट्रोल दे दिया गया गवर्नर जनरल को। क्लियर है? इसके बाद में जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, उसको 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कौन करेगा? अभी व्यापार का एकाधिकार किसके पास रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। देन उसके बाद में जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये भी हम डील कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसका स्टाफ जो होगा उसको पैसे जो दिए जाएंगे, उनकी जो पेमेंट्स होंगी, जो सैलरी होगी, वो इंडियन रेवेन्यू से पे होगी। ये सारी स्पेसिफिकेशन है चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों से। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ से बन सकता है कि ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की है वो 20 ईयर्स के लिए और आगे बढ़ाई, ये कौन से चार्टर एक्ट के अंदर मेंशन है? तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1793। गवर्नर जनरल को मिलने वाली जो आपके ओवरराइडिंग पावर है ओवर हिज काउंसिल, वो सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल को मिलेगी। ऐसा प्रोविजन कौन से एक्ट में था? तो ये भी था हमारे चार्टर एक्ट 1793 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में गवर्नर जनरल की पावर को बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल बढ़ाया गया, रेगुलेशन उनके ऊपर ज्यादा किया गया। मतलब पावरफुल किसको बना रहे हो? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना रहे हो। तो ये चीजें, ये प्रोविजंस कौन से एक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन बताते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा चार्टर एक्ट 1793। इसके बाद देखिए हमारे पास 3 चार्टर एक्ट और बचते हैं। एक मतलब ईयर अगर याद करना चाहो तो बहुत ही आसान है, 1813, 1833,
एंड 1853। ठीक है, ये 3 चार्टर एक्ट में से सेकंड नंबर का चार्टर एक्ट अब हम डील करते हैं। देखिए जो हमारा चार्टर एक्ट है 1813 का, वो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अभी तक मैंने जो आपको बात बोली, कंपनी की मोनोपोली जो है बढ़ाई गई थी, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, 20 ईयर एक्सटेंड की थी, यहाँ पे उसको ख़त्म करने वाले हैं। अब जो है हम ट्रेड मोनोपोली जो है किसकी, कंपनी की, उसको अबॉलिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है अब बाकी के जो ब्रिटिश मर्चेंट हैं वो भी इंडिया के अंदर आके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 चीज़ों के अंदर अभी भी मोनोपोली इसकी हमने रखी है, दैट इज टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, टी के जितने भी मैटर्स हैं और ट्रेड विद चाइना जो है, ये दोनों कंडीशन ऐसी है जहां पे अभी भी मोनोपोली किसकी चलेगी, कंपनी की ही चलेगी। बाकी सभी कंडीशंस के अंदर, बाकी सभी प्रोविजन से हमने मोनोपोली जो है हटा रहे हैं, लेकिन 2 कंडीशन के अंदर रख रहे हैं, आप ही का बना रहेगा सब कुछ एकाधिकार, दैट इज टी चाय, और फिर चीन के साथ व्यापार या फिर चाइना के साथ ट्रेड। ठीक है, इसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको अलाउ किया गया वहां से कि आप क्या करो, यहाँ पर आओ, इंडिया के अंदर एंट्री लो और एनलाइटन करो पीपल को, यहाँ के लोगों को एनलाइटन करो। उनको तो यही लगता था हम एनलाइटन है नहीं, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वही सबसे ज़्यादा एनलाइटेड पर्सन्स हैं, इंग्लैंड वाले लोगों को तब यही लगता था। तो उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 के अंदर सबसे पहले उनको अलाउ किया, ब्रिटिश आपके ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनको, कि आप जाओ इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर जाके आप क्या करो, यहाँ के लोगों को एनलाइटन करो। अगर ब्रिटिश मिशनरीज आई हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो इसलिए आपको ऐसे एरियाज जो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर आते हैं उसके अंदर आपको स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन दिखाई देगा। इसके साथ साथ में एक और स्पेसिफिकेशन है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की, कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स इम्पोज करने की पावर दी गई। उनको बोला कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर आप टैक्स इम्पोज करो, और अगर ये टैक्स पे नहीं करते तो आप इनको पनिश भी कर सकते हो। ठीक है, ये था चार्टर एक्ट 1813। देखिए एक बार दोबारा से, सबसे पहले कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म किया गया, बोला सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर आप ट्रेड मोनोपोली रख सकते हो, दैट इज टी एंड ट्रेड विद चाइना। ब्रिटिश मिशनरीज जो हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, उनको हम हमारे यहाँ अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे लोगों को एनलाइटन कीजिए। देन उसके बाद में इसकी वजह से आपके वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसका स्प्रेड होना ही है, और लोकल गवर्नमेंट जो है उनको टैक्स इम्पोज करने के लिए आपके पावरफुल बनाया, और अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहता है, एक 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहता है, शुरुआत कहाँ से हुई स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट के ऊपर, 1833। 1833 चार्टर एक्ट जो था ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अभी देखना हम ये बात क्यों कह रहे हैं, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि अभी तक जो गवर्नर था जिसको आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, अब आप उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने वाले हो। अभी तक ये क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब देखो आपने इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने बोला इसको कि ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। क्या सेंट्रलाइजेशन आप देख पा रहेंगे यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या बनने जा रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे फर्स्ट जो बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और जितनी भी सिविल मैटर्स के मामले हैं और मिलिट्री पावर्स है वो सभी इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में हमने 2 काम और किए, इसके अंदर 1-2 काम और किए, कि ये जो आपके गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास थे, इनको पहले ही हम सबऑर्डिनेट तो बना चुके थे, आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने पावरफुल इसको बना दिया था, उसको ऊपर बिठा दिया था, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनसे इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो भी छीन ली, खत्म कर दी इनकी लेजिस्लेटिव पावर। आपके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर अब नहीं बचती, और पूरे इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो
आपके ब्रिटिश टेरिटरी थी यहाँ पे, उन सब की लेजिस्लेटिव पावर आपने किसको दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। अब ये एक पर्सन हेड की तरह रहेगा यहाँ पे और सारी लेजिस्लेटिव पावर जो है इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगी। इसीलिए हमारे ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ फाइनल स्टेप हमने ले लिया। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस इन्होंने डिसाइड किए थे कि कुछ फंक्शंस ये कमर्शियल करेंगे तो कमर्शियल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, कुछ फंक्शंस इनके एडमिनिस्ट्रेटिव थे, इनके कमर्शियल बॉडी की तरह फंक्शंस जो थे उन पूरों को ख़त्म कर दिया गया, इसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बना दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस जो थे उनको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया। कौन से एक्ट के अंदर ख़त्म किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन सा एक्ट जो है फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का? ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन से एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और पहले कौन थे? विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी वही इन्फॉर्मेशन लिखी है जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन और आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल बॉडी वाले फंक्शन खत्म कर दिए एंड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको बना दिया गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट चार्टर एक्ट बचता है, पहली स्पेसिफिकेशन तो उसकी यही हो जाएगी कि ये चार्टर एक्ट के अंदर लास्ट पार्ट है। ठीक है, एक सिंपल सी बात पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है किस चीज़ के लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए आपके लाया गया। बात इससे पहले वाले चार्टर एक्ट में भी की थी लेकिन उसको परमिशन नहीं मिल पाई थी और यहाँ पे ये फाइनल काम जो है कर दिया गया था। आपने पहले भी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी, मैकाले कमेटी जो आई थी उसके बाद में ये काम कर दिया गया, मतलब इंडियंस को भी इसके अंदर ओपन कर दिया गया, इंडियंस को भी अलाउ किया गया सिविल सर्वेंट बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात 1853 की, देखिए ये गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती है। ये काउंसिल की बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, 4 मेंबर की काउंसिल होती है हमारी। इस काउंसिल के काम को, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग किया गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को हमने अलग किया। ठीक है, सेपरेट किया गया चार्टर एक्ट 1853 के अंदर गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव कामों को और एग्जीक्यूटिव वाले कामों को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो हम इसको पहले ही कह रहे थे, लेजिस्लेटिव काम जो है हमने थोड़ा टाइम पहले ही इनको प्रोवाइड किए। याद करो ज़रा, सारे लेजिस्लेटिव काम जो हैं इंडिया के जितने भी टेरिटरी है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, तो उसके सारे लेजिस्लेटिव काम कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। तो ये जो लेजिस्लेटिव काम है इसके लिए हमने देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर यहाँ पे हमने बिठाए और इन 6 मेंबर्स को बोला लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। और ये 6 मेंबर की ये जो पूरी बॉडी बनी, ये काम करेगी एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह। क्यों? क्योंकि सेंट्रल इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होंगे, इसलिए ये एक मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया इसको, या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला गया, जो कि किसकी तरह फंक्शन करेगी? ये फंक्शन करेगी आपके मिनी पार्लियामेंट की तरह। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की इन्होंने बात की। यहाँ पे ये जो 6 मेंबर हैं, इन 6 मेंबर के अंदर से आपके 4 मेंबर, कितने? 4 मेंबर जो हैं वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, आगरा, MBBA। ठीक है, MBBS से आप याद रख सकते हो, MBBA यहाँ से आएंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात की इस इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, सारे चार्टर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए, इसको हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है इस चीज़ से। सबसे पहले पार्ट 1 हम डील कर चुके हैं, अब हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 के अंदर जो कॉर्नवालिस को पावर मिली थी वो आगे के फ्यूचर सभी गवर्नर जनरल को प्रोवाइड कर दी गई। इनका ज़्यादा कंट्रोल जो है इनके ऊपर कर दिया गया। जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली कंपनी की, उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इन सबको पैसे कहाँ से पे करोगे? तो आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू आप पे करोगे। इसके बाद में हमने देखा ये चार्टर एक्ट 1813, इसमें हमने ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दी, 2 चीज़ों पे रखी, टी एंड ट्रेड विद चाइना।
ये जो मिशनरीज हैं इनको हम कह रहे हैं आओ यहाँ पे और एनलाइटन करो यहाँ पे पीपल को। देन वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंक्रीज होगी, उसका स्प्रेड होगा ही जब ब्रिटिश मिशनरीज वगैरह भी आएंगी। देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स इम्पोज करने की पावर आपने दी। इसके बाद में हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो कि फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। क्यों? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आप क्या बनाने जा रहे हो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी पावर छीन के, लेजिस्लेटिव पावर छीन के आप किसको दे रहे हो? सारी लेजिस्लेटिव पावर ब्रिटिश इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये फैक्चुअल चीज। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सारी सिविल और मिलिट्री पावर अब इसी के अंदर रहेंगी। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल बॉडी के फंक्शंस खत्म एंड सिर्फ और सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह वो फंक्शन करेगी। इसके बाद आता है 1853 जिसके अंदर जो काउंसिल थी उसके अंदर 6 मेंबर और बिठाए गए, क्योंकि लेजिस्लेटिव का काम अब और ज़्यादा बढ़ गया है, लेजिस्लेशन का काम भी करना पड़ेगा। तो 6 लोगों को बिठाया गया जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया और उसका नाम क्या है? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके अंदर से 4 लोग जो है वो कहाँ से आएंगे? वो आपके आएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, आपके बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा से आएंगे। एंड ओपन कंपटीशन की बात की गई सिविल सर्विसेज के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको बार बार देखिए, ये इन्फॉर्मेशन लर्न हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।